नमस्कार। मैं BVS यादव। पिछले वीडियो को आगे तक बढ़ाते हुए मैं आपके सामने हूँ। इस देश में प्रजातंत्र की रक्षा करने का मतलब ये है कि सभी धर्म, सभी जात और सभी वर्ग के लोगों की इज्जत की जाए और उन सबको वो सब सुविधाएं, वो सब लाभ प्रजातंत्र में मिलने चाहिए जो एक आम भारतीय का हक है। मैं आपको बता दूं कि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के शासन में कुछ ऐसे नियम बनाए गए जो मनुवाद के खिलाफ थे, स्त्रियों की फ्रीडम के फेवर में थे और दलितों के होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ थे। अंग्रेज़ों ने एक सिस्टम मेंटेन किया, उनके यहाँ कानून लागू होता था। बेशक हमारे भारत के लोग गुलाम थे, लेकिन अंग्रेज़ों की सभ्यता और उनका एजुकेटेड होना देश को कुछ लाभ भी करता था। देश में कुछ ऐसे लोग जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते थे वो वाकई सम्मान के लायक हैं, लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा कि अंग्रेज़ों के समय दलितों और पिछड़ों का उत्थान हुआ और ब्राह्मणवादी जो भारत था उसको अंग्रेज़ों ने कंट्रोल किया और सभी को बराबर का हक दिलाने के लिए कानून बनाए। ये कहानी आगे चलती है। 1947 में भारत आज़ाद होता है और आज़ादी के बाद नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं और नेहरू को पंडित नेहरू कहा जाता है, पंडित जी कहा जाता है। उसका फ़र्क ये पड़ता है कि ब्राह्मण जो हैं देश में, उन लोगों को एक ताकत मिलती है। अंग्रेज़ों के टाइम में ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो थी वो अंग्रेज़ उसको दबा के रखते थे, पिछड़ों और दलितों को हक देते थे, मुसलमान और हिंदू बराबर के अख्तियार रखते थे। और लड़ाई तो क्योंकि शासन अंग्रेज़ अपना यहाँ रखते थे तो शासन तो उन्होंने चलाना था, देश गुलाम था और उसका लाभ अंग्रेज़ उठा के सारी यहाँ की संपत्ति और हर चीज़ पे कब्जा करते हुए, यहाँ के संसाधनों को लूटते हुए अपने यूरोप ले गए। और उसके साथ साथ शासन जो किया उसमें जनता के जो दुख थे, जो कानून थे, अंबेडकर जैसे लोगों ने आगे आके उनको बताया कि भाई यहाँ व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है हावी है, मनुवाद किस्म की हावी है और दलितों पे जुल्म किया जाता है, स्त्रियों को सामान समझा जाता है, स्त्रियों के ऊपर दमन होता है। तो अंग्रेज़ों ने उसी हिसाब से कानून बनाए, सती प्रथा ख़त्म की, दलितों के खिलाफ जो उत्पीड़न के कानून थे वो ख़त्म किए। तो ये सारी व्यवस्थाएं भारत में अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में सब परिलक्षित होती हैं। और अंबेडकर ने तो ये भी कहा कि भाई जो दलित बहुल क्षेत्र हैं उनमें सिर्फ दलितों का ही वोट पड़ेगा, लेकिन सरकार ने इसको नकार दिया कि भाई ठीक है, रिजर्वेशन वाली कुछ सीटें ज़रूर होंगी हर क्षेत्र में, लेकिन वोट सबका पड़ेगा। तो कैंडिडेट दलित ही खड़ा होगा, वोट उसको सब करेंगे, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बनिए हो, जो व्यवस्था बना रखी थी इन्होंने पहले, जिसको मतलब जो है आगे तक लागू रखा। तो मैं समझता हूँ कि नेहरू के आने के बाद जो है, नेहरू कांग्रेस के आने के बाद पंडितवाद बहुत बढ़ा चढ़ा और उसी का कारण ये है कि आज अपर कास्ट के लोगों का वर्चस्व ज़्यादा है शासन में, नौकरियों में और शिक्षा में। उसको कंट्रोल किया जाना था क्योंकि कांग्रेस का ही शासन 60 साल के करीब रहा। बीच में छोट मोट सरकारें आती रहीं और जो सरकार आई उसमें भी, जो अटल बिहारी की सरकार आई उसमें भी कोई अच्छा काम नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्राइवेटाइजेशन करा, इंदिरा गांधी ने एक काम तो अच्छा किया था, सरकारीकरण किया था, बैंकों का भी किया था, सबका किया था, उससे जनता को लाभ था। लेकिन प्राइवेटाइजेशन करने से तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट और सारी पावर्स जो है पैसे वाले बनियों के हाथों में चली गई।
पैसे वाले जो है जो लोग थे इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके हाथों में चली गई और उनकी मन मर्जी से नौकरियां रखी गई, उनकी मन मर्जी से जनता को नौकरियों पर रखा गया और वो साधन और वो सुविधाएं जो सरकारी नौकरियों में थी वो इन्होंने नहीं दी हैं। बहुत से संस्थान प्राइवेट अटल बिहारी के सरकार में हुए और अटल बिहारी वाजपेयी ने डिसइन्वेस्टमेंट की एक मिनिस्ट्री भी बनाई, जिसका मंत्री उन्होंने उसको बनाया था अरुण शौरी को। तो ये सारी व्यवस्थाएं, बीजेपी का अपना स्टाइल था, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी एक ही बात है। और ये अपर कास्ट, क्योंकि कांग्रेस तो अपर कास्ट को, बेशक अम्बेडकर के दबाव में दलितों को रिजर्वेशन मिली, लेकिन पिछड़ों का जो हक है वो दबा लिया नेहरू ने। और काका कालोलकर के कमीशन बनने के बाद भी उसको लागू नहीं किया, 1952 की बात है। उसके बाद चरण सिंह ने जब मंडल आयोग बनाया था, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बोला था आपको, तो उसको भी कांग्रेसियों ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, इन्होंने लागू नहीं किया और मंडल का विरोध किया। मंडल वीपी सिंह ने लागू करवाया और उसके बाद शायद नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में अर्जुन सिंह ने भी शिक्षा में मंडल को लागू करवाया। ये सारी बातें पुरानी हैं। अब रहता है कि अब भारत कैसा हो, क्योंकि समाजवाद की धरती जो यूपी और बिहार हो गई है। वैसे तो दक्षिण में बहुत से राज्य हैं जिनमें पिछड़ों को और दलितों को उनका हक दिलाया और वहाँ पे शासन चलाया लोगों ने, करुणानिधि थे और बहुत से इवन कम्युनिस्ट भी जितने थे उन्होंने भी बेशक मतलब जो है इस चीज़ को रखा है, गरीबों को हक दिलवाया है। लेकिन तमिलनाडु की बड़ी ख़ास बात ये रही कि करुणानिधि और ये सब पेरियार वगैरह सारे एक ही सोच के लोग थे। वो लोग ये जानते थे और मानते थे कि गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, गरीबों को, और रिजर्वेशन उन्होंने 80% तक की। और बिहार में तो ये कर्पूरी ठाकुर ने ये कमाल कर दिखाया था कि सबसे पहले पिछड़ों को, अति पिछड़ों को उसने रिजर्वेशन दिया और पूरे भारत में लागू नहीं था पिछड़ों का रिजर्वेशन, लेकिन बिहार में हुआ। और इधर यूपी में भी राम नरेश यादव की सरकार थी। तो ये सब शुरू हो गया था, मतलब पिछड़ों का शासन, पिछड़ों की को गद्दी मिलना शुरू हो गया था। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी ये बात नहीं की। कांग्रेस ने हमेशा अपर कास्ट के लोगों को, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को मुख्य पद दिया, चीफ मिनिस्टर हो या मंत्रालय हो या बनियों को दिया। तो ये व्यवस्था चलती रही। कहने को तो नेहरू कहते रहे कि भाई मैं वाकई भारत को एक तरह से इंडस्ट्रियल भारत बनाने का तो श्रेय नेहरू को, जो वो कहते हैं, जाता है। लेकिन जो वर्गीकरण इन्होंने कर दिया अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोगों को दबाने का, क्योंकि जो SC ST के लोग थे वो तो रिजर्वेशन संविधान में है ही है, उनको तो वो सुविधा मिलती रही। लेकिन पिछड़ा वर्ग जो कि 60%, अभी बिहार में 63% गिनती के बाद हुआ है, तो पूरे देश में भी 52% मंडल आयोग में बताया गया है, तो उनको उनका हक नहीं दिया। रिजर्वेशन मंडल आयोग के लागू होने के बाद ही वीपी सिंह के द्वारा दिया गया। अब बात कहाँ आती है? अब हम ये समझते हैं कि जो सारा जो हक दिलाने का मामला है पिछड़े वर्ग को, जो कि 60% है देश में, 50 से 60% हर राज्य में हैं, तो हम लोग इसको सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मेंबरशिप की जाएगी पिछड़े वर्ग के लोगों की और बाकायदा पूरे देश में ये मुहिम चलाई जाएगी। हर राज्य वाइज जो है पिछड़े वर्ग के नए नेता तैयार किए जाएंगे और बाकायदा उनको नामित किया जाएगा कि भाई कौन से किस घर में कितने लोग हैं, क्या हैं, उनकी नौकरियां कितनी हैं, उनकी शिक्षा क्या है और शिक्षित कितने हैं। पूरा भारत है, तो ये मुहिम हमें चलानी पड़ेगी, क्योंकि इन दलों से तो कोई आशा है नहीं। ये दल तो सारे के सारे दलदल हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को और ये बात कह भी चुके हैं कई बार कि जितने भी नेता हैं वो ज़्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही 200 क्रिमिनल हैं, बताइए, लोकसभा में। और ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग हैं ज़्यादातर, और जो पिछड़े भी हैं और जो दलित भी हैं वो पार्टियों के गुलाम हैं। उन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं की किसी के, मतलब इन अपने नेताओं के खिलाफ जाने की, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर जितने भी कांग्रेस और बीजेपी में जो मंत्री और वो हैं, MP MLA हैं, वो कभी आवाज़ ही नहीं उठाते। एक तरफ तो मोदी मोदी रहता है और एक तरफ राहुल राहुल रहता है, तो इनकी आवाज़ बंद है। डेमोक्रेसी में पूरी जनता की नुमाइंदगी करने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कुछ बोलते ही नहीं।
उनके जो खास चमचे हैं उनको कह दिया जाता है भाई तुम इस विषय पे बोल दो, तुम इस विषय पे बोल दो, नहीं तो उसके बाद तो सारा प्रधानमंत्री की फ़ोटो सब जगह है, मोदी की सब जगह लगाई जाती है। एक ही आदमी को जो है महिमा मंडित किया जाता है। इसी तरह राहुल गांधी का चल पड़ा है अब, पहले उसको जो है उसी हिसाब से नेहरू का था, इंदिरा का था, तो आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया ना। डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर हिस्से पे जो जनता रहती है, जो हर सबसे पीछे खड़ा जो आदमी, महात्मा गांधी कहा करते थे कि सबसे पीछे खड़े आदमी के घर में भी उजाला करना है, वो उजाला तो हो ही नहीं पाया। 75 साल हो गए। वो कोई भी आदमी बिना पैसे के लड़ सके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सके, अगर उसको सेवा का वो है, मतलब जो है शौक़ है जन सेवा का। क्यों अब तो डकैत बन गए सारे के सारे। एक काउंसलर ही 100 करोड़ का हो जाता है। एमएलए को देखिए आप, एमपी को देखिए, इनको तो छोड़ ही दीजिए। अब एक प्रधानमंत्री की छवि इस किस्म की हो कि वो 8,000 के हवाई जहाज में चले और रोज़ कपड़े बदले। इसी तरह ये राहुल गांधी वगैरह जो है, इनका भी वही लग्जरियस लाइफ है। यात्रा कर दी, यात्रा सड़कों पे आप कर रहे हो, आप गांव के किस हिस्से में पहुँचे, पिछड़ों के किस इलाके में पहुँच के आपने किसका सिर पुचकारा। रही बात पीछे इन्होंने जो इंडिया गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन में जो भी नेता हैं वो अपने अपने उसी स्टाइल के नेता हैं जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं या वहाँ पे शासन कर रहे हैं। ममता बनर्जी हो या तेलंगाना के राव हो या उड़ीसा वाले हो, कुछ तो आए ही नहीं। और इन्होंने लालू यादव पे, क्योंकि केसेस हैं सारे के सारे, वैसे तो पिछड़े वर्ग के नेताओं में हैं लालू यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव, इनकी पूरी कोशिश रही है पिछड़ों के को आगे लाने की, और इन्होंने मंडल आयोग को करवाया, इसमें कोई शक नहीं है वीपी सिंह सरकार में। लेकिन अब सारा मामला वहाँ बनता है कि अब इन्होंने राहुल को आगे कर दिया है, लालू यादव जैसे लोगों ने, कि भाई ठीक है तुम जो है जनगणना की बात करो, पिछड़ों की बात करो, क्योंकि 40-50 सीट जीतने वाली कांग्रेस में एमपी की, तो वैसे तो आ नहीं पाएगी आगे। तो लालू यादव का भी मतलब ये है कि भाई वो ठीक है, उनके ऊपर केस वगैरह हो रखे हैं, तो वो कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनको राहत मिलेगी। बात लालू यादव या मुलायम सिंह यादव के परिवार की राहत की नहीं है, बात वहाँ है कि भाई हर आदमी जो कोई भी हो, धोबी हो, तेली हो, आपका कुम्हार हो, लोहार हो, आपके मौर्या हों, आपके जो है जितने भी लोग हैं, मतलब सब जगह हैं, मल्ला हैं, कोई मतलब जो है पिछड़े वर्ग में भी बहुत जाते हैं, बहुत जो है लोग हैं जिनके बच्चों को हक नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। आईएएस में सारे के सारे 99% जो है अपर कास्ट के लोग हैं, उसमें ज़्यादातर तो पंडित ही हैं, और उसके बाद जो है बनियों की और कायस्थों की संख्या है, तो राजपूत भी इतने नहीं हैं। तो बाकी ये तो जो पिछड़े लोग हैं, जो बेचारे ज़्यादातर किसान वर्ग से हैं, मज़दूरों में भी हैं, तो इनको जब मुसीबत आती है, जैसे कोरोना आया, तो इनका कोई सहायता करने वाला ही नहीं था, अपने घर की तरफ भाग लिए थे बेचारे सारे के सारे। एक शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति जो प्रधानमंत्री बनाती है, जो वोट देती है, उनका सहायता करने वाला कोई नहीं था। मंदिरों में ताले लग गए थे, इतना बुरा हाल था। तो हम अब नए हिसाब से अब सोच रहे हैं कि भाई इसका कुछ ऐसा किया जाए कि भाई सभी का इसकी संख्या चिन्हित की जाए हर राज्य में, दिल्ली से लेकर हरियाणा से लेकर यूपी से लेकर राजस्थान, बिहार में तो हो ही चुका है, और जनगणना करवाने के पोस्टर लगाए जाएं, क्योंकि ये तो करवाएगा नहीं, केजरीवाल भी नहीं करवाएगा, ना बीजेपी इस मूड में है, ना कांग्रेस करवाने के मूड में। बातें ज़रूर हो रही हैं लेकिन ये करवाने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी कह रहा है कि हम सत्ता में आए, तो भाई एक बार बताओ, राहुल गांधी को सत्ता में क्यों लाना है? सत्ता में आम आदमी आएगा ना, सत्ता में वो लोग आएंगे। पिछड़े वर्ग के लोगों को सत्ता में नए नए नेता तैयार करे जाने चाहिए, ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना चाहिए उनसे लिखवाया जाना चाहिए कि आपकी संपत्ति कितनी है, और आपकी संपत्ति बिल्कुल कम है तो जनता के बीच में जाए, और इनके पास बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बनने के बाद इनसे ये इनकी काउंटिंग की जाए दौलत की, कि भाई आपके पास कितनी दौलत थी और कितनी आप बढ़ा चुके हो या नहीं। ईमानदारी के लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसी आदमी को हक रहेगा कि भाई आप जो है इलेक्शन में खड़े हों, और जन सेवा की कसम खानी पड़ेगी। और वर्गों, इन पिछड़े वर्गों के लिए काम करने वाले लोग, हम अपर कास्ट के खिलाफ नहीं हैं, उनमें भी जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो बच्चे पढ़े नहीं हैं, उनको पूरा खाना पीना सब और सारी शिक्षा मिलते रहनी चाहिए। ऑलरेडी 90% तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लो, कोई यूनिवर्सिटी देख लो, सब जगह अपर कास्ट के लोग हैं, उन्हीं के जो है NSUI ABVP सब में वही खड़े होते हैं, वही के भाई लोग। उनमें कुछ लोग ये गुर्जर खड़े कर देते हैं, कुछ जाट खड़े कर देते हैं, लेकिन घूम फिर के वो सारे के सारा तबका वही है, शहरी तबका जो अपर कास्ट का तबका है, उसे अपर कास्ट में आप लोगे। वो सारे खड़े होते हैं, वो फिर आगे लीडर बनते हैं, उनका कोई गोल नहीं, उनका तरीका कोई नहीं है, कि जन सेवा का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ जो है
हर एक का रिकॉर्ड आप देख लो, करोड़ोंपति हो गए, इतने ताकतवर हो गए कि जनता की सेवा तो आप छोड़िए, वो काबू ही नहीं आते, मिलते ही नहीं है। और लोग, जनता तरसती रहती है, जनता परेशान रहती है। एक एमएलए हो जाए, एक एमपी हो जाए, वो ऐसे आता है जैसे दामाद की तरह आएगा जब किसी मीटिंग में बुलाया जाएगा। काउंसलर ही इतना बड़ा हो जाता है कि वो ऐसे आगे वीआईपी की तरह बैठेगा, उसके चेहरे पे एक मतलब एक दम्भ होता है, और वो दम्भ जो है उसके लिए मतलब जो है एक राजा वाला काम करता है। और जो लोग उसे बुलाते हैं वो चमचे टाइप होते हैं, और जनता दूर दूर तक कहीं नहीं होती। और ये अपने सेमिनार करते हैं, मीटिंग करते हैं, फीता काटते हैं, और सारे के सारे फिर 5 साल बिता के 100-200 करोड़ 300 करोड़ रुपए कमा के एक तरफ हो जाते हैं। बहुत से एमएलए मैं जानता हूँ, बहुत से एमपी मैं जानता हूँ जिनके पास जीरो कुछ भी नहीं था, और वो आज की डेट में कम से कम 400-500 करोड़ के कम से कम हैं आदमी। तो ये व्यवस्थाएं सब जनता ही देखेगी, वोट ना दे ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को। अब टिकट लेके वो आदमी खड़ा हो रहा है जो सक्षम है, जो करोड़ोंपति है, जो पैसा खर्च कर सकता है। एक तो टिकट के लिए पैसा दे वो पहले, उसके बाद जो है लड़ने के लिए कई सौ करोड़, कई करोड़ जो है खर्च होता है, जनता में पैसा बढ़ता है। और आपको पता है ये व्यवस्था सारी सरकार की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि टेबल लगती हैं, वो पैसे दे के 1000-1000 2-2 हज़ार रुपये का रेट है आज की डेट में जो बिठाए जाते हैं कार्यकर्ता अंदर और बाहर जो है पोलिंग बूथ के आसपास जो है, वो सारे के सारे वही बैठते हैं, वो जाके वो चेक करते हैं। तो एक तरह का माहौल बनाया जाता है। ये तो एक तरह से जुआ है, जनसेवा नहीं है। जनसेवा तो पहले हुआ करते थे, बिहार और यूपी में लोग गांव गांव घूमते थे, खाली जेब होती थी, चने हाथ में होते थे खाने के लिए, और जो है कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग, लोहिया जैसे लोग लड़ाई करते थे। कांसीराम ने भी ऐसे शुरू किया था, लेकिन कांसीराम की आगे की जो क्या रही वो बात। कांसीराम ने एक मायावती नाम के नेता पैदा करी, जो अरबों रुपए कमा के अपने जो है, जो उसका भाई आनंद है वो लपेट रहा है अपने सारी सब जगह, अरबों रुपए का माल है, कोठियाँ ही कोठियाँ हैं। कोई इंक्वायरी नहीं है, मतलब उसको चुप करा रखा है बीजेपी ने कि भाई तू चुप बैठी रहे, नहीं तो तेरे को अंदर कर दिया जाएगा। अब उसकी हवा निकली हुई है। तो इस किस्म के आदमी थोड़ा चाहिए। उधर मुलायम सिंह यादव को और इनको चुप करा रखा था, वो अखिलेश यादव को चुप करा रखा है। उधर वो लालू यादव वगैरह उनको पकड़ते रहते हैं, उनके पास जो उन पे केस बनाते रहते हैं। लालू यादव ने भी, देखो आप पार्टी चलाओ, जनता दल में ये सब लोग नेता थे, इन्होंने अपनी अपनी दुकान अलग खोल ली, क्या जरूरत थी भाई? आप जन सेवा के लिए आए हो, आप नहीं रहना चाहते जनता दल में तो छोड़ छाड़ के अपने घर में बैठो। इन्होंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खोल ली और उसको चला रहे हैं। आपको एक फ़ायदा मिला, ओबीसी के लोग आपके के साथ हो गए, एससी एसटी के लोग, बहुजन लोग आपके साथ हो गए, तो क्या आप लोग जो है दुकान खोल लोगे? इस तरह की दुकानें खोल ली। मंडल आयोग को ठीक से लागू ये लोग नहीं कर पाए। ये अपने कभी चारा घोटाला में, कभी कौन से घोटाले में, कभी मुलायम सिंह, कभी मायावती, ये सारे क्षेत्रीय नेता पर करप्शन करते रहे। अब राव जब जो है लड़ता रहा तेलंगाना में, अब वो कहते हैं जो उसके पास दौलतों का अंबार है। इसी तरह जितने भी ममता बनर्जी पे आरोप है, कईयों पे आरोप है। ठीक है, ये जीवन रहना नहीं है, हमेशा एक दिन छोड़ के दुनिया चले जाना है, तो क्या लेके जाओगे साथ में? अब्दुल कलाम से देखो ना, कितने महान आदमी थे अब्दुल कलाम। लास्ट में जब वो गए दुनिया छोड़ के, तो उनके पास एक दो पैंट और ऐसे छोटा मोटा था, वो सारे अपना जो घर था वो वही था उनके पास। उन्होंने कुछ बनाया, कितना नाम था उनका, कितना कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ईमानदारी नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उन्होंने अपने मेहमानों के लिए अपनी तनख्वाह में से निकाल के खर्चते थे खाना पीना सारा। कभी उन्होंने ये, तो अभी इन्होंने सोनिया गांधी ने वो एक जो पाटिल पाटिल करके लेडी थी उसको बना दिया था अध्यक्ष, और उसको अब्दुल कलाम को नहीं बनने दिया। सोनिया गांधी जैसी औरत जो है 20 साल जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही, कैपेबल नहीं थी। कैपेबिलिटी नहीं हो जिसमें, और फिर ऐसी पार्टी हो और उसमें फिर उसको किसी तरह से, तो उसके बाद लोगों ने नकार दिया। और मोदी जी आ गए, मोदी निरंकुश हो गए, तानाशाह हो गए। ओबीसी कहते रहे, अब कहते हैं जी हम तो ओबीसी नहीं, अब तो गरीब और अमीर की जात होती है। तो ये सारी चीज़ें मेरी योजना है, मैं 7 लोगों को जुड़ना चाहिए। मेरा फ़ोन नंबर लीजिए, और मेरा फ़ोन नंबर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 9821542459, BBS यादव के नाम से, 9821542459। आप इस पर संपर्क करें और जो है सदस्यता ग्रहण करें। हम लोग जो है पिछड़े वर्ग को इकट्ठा कर रहे हैं पूरे देश में, और हम मिल के इसको लड़ेंगे, और बाकायदा ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे जो लोग किसी पार्टी से ना हो, किसी से बिके हुए ना हो, जो पैसे को लेकर ना घूमते हों, जो सेवा करना चाहते हों, अपना जो है
एक हक दिलाना है सब लोगों को, ऐसे लोगों को खड़ा, जब सरकार आएगी तभी तो सब कुछ होगा। ना तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज हैं पिछड़े वर्ग के, ना हमारे आईएएस हैं, ना हमारे कोई अफसर हैं, ना कोई मतलब जो है हमारे पास कोई पावर है। हम लोग ठीक है शांति से अपने समाज को जगाते हैं, शिक्षित किया जाए, सबको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, और इस तरह से हम लोग जुड़ के एक फोर्स बनाएंगे, और उसके बाद जो है शांतिपूर्वक अपने वर्क को आगे करेंगे। जिस पार्टी ने भी योगदान देना है, कोई हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हमारे साथ आए। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। देश को चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए पिछड़े वर्ग का साथ देंगे तो हम साथ रहेंगे, और अपने ये जो है चोर बाजारी छोड़ के और सारे ये उल्टे पुल्टे आडंबर छोड़ के हमारे साथ जुड़ें। पिछड़े वर्ग के एक एक घर को, एक एक नौजवान को, एक एक हर इंसान को जो पिछड़े वर्ग का है, उसको मैं आह्वान करता हूँ मेरे इस फ़ोन नंबर पे जुड़ें, और आगे हम इसकी योजना बनाते हैं। फिर एक कार्यक्रम किया जाएगा रामलीला ग्राउंड पे, और आगे पूरे देश में जनगणना की गुहार होगी और जनगणना कराई जाएगी। पता लगे कुल कितने लोग कितने हैं, सब लोगों को सबका हक मिले। अपर कास्ट को उसका हक मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं। पिछड़े वर्ग को उसको पूरा हक मिले, SC ST को भी पूरा हक मिले। SC ST को हक मिल ही रहा है संविधान में, वो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुजन हैं हम सारे, और सभी से हमारा कोई किसी से बैर नहीं, और भारत में कोई गैर नहीं। जय हिंद, जय भारत।